हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET पैरा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ यहाँ पर, जिसमें हम लोग ऑलरेडी क्लास 12th और CUET 2024 के लिए जो क्लासेस हैं उसको स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कर रहे हैं सॉल्यूशंस, और उसका आज लास्ट पार्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो आपके इसी हिस्से से आए हैं, दैट इज़ योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ब्रीफली एक बार इसको डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम लोग ले रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी रहेगी कल शाम 4 बजे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को अभी एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी, वो ये है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कौन से टाइप के मिक्सचर के लिए होती है। ये होती है सॉलिड इन लिक्विड टाइप के मिक्सचर्स के लिए। किसके लिए? सॉलिड इन लिक्विड टाइप के मिक्सचर्स के लिए। ठीक है, अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप के मिक्सचर्स की बात करूं तो कैसा होता है वो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक मेरे पास बॉक्स है। इससे पहले मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी, जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड्स आर योर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, और जो लिक्विड्स हैं वो क्या होते हैं? वॉलेटाइल। ठीक है, सॉलिड्स आपके नॉन वॉलेटाइल होते हैं और लिक्विड्स आपके वॉलेटाइल। अगर मैं नॉन वॉलेटाइल की बात करूं, मतलब ये इनका क्या है? इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट वेपराइज, ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, और अगर ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा इनका। ठीक है, और अगर मैं वॉलेटाइल की बात करूं तो ये वेपर की फॉर्म में चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ इनका वेपर प्रेशर रहेगा। ठीक है, जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसका वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर की फॉर्म में नहीं होगा उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और अगर मैंने इस बॉक्स में, ठीक बात है, आई हैव अ बॉक्स जिसमें मेरे पास एक दैट इज लिक्विड है ए। ठीक है, लिक्विड ए। ठीक है, अब क्योंकि ये लिक्विड है तो ऑब्वियसली वॉलेटाइल है, और अगर ये वॉलेटाइल है तो कुछ ना कुछ इसके मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में भी होंगे, मतलब जो यहाँ पे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं ये एस्केप ऑफ होके कुछ ना कुछ वेपर फेस में भी चले जाएंगे, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, वेपर फेस में चला जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि केवल ए का है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो P0 A है। ठीक है, प्योर ए का वेपर प्रेशर है। अब मैंने इसमें फॉर एग्जाम्पल एक बी नाम का सॉलिड डाल दिया। ठीक है, दैट इज ये मैंने सॉलिड डाला, और जो सॉलिड है ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ये मिक्सचर था पहले, अब इसमें मेरे पास बी के भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ए के भी हैं। ठीक है, मतलब पहले जो मेरे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे वो केवल ए के थे, और वो वेपर में जाना चाहता है तो सारे के सारे ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर फेज में। यहाँ पे मेरे पास सरफेस में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ पे बी तो वेपर फेज में नहीं जाएगा, केवल ए जाएगा। तो कुछ ना कुछ सरफेस पे ऑक्यूपेंसी कम हुई है और मॉलिक्यूल्स की जो वेपर फेज में जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैम पहले के मुकाबले कम मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में होंगे। येस और नो? येस और नो एवरीवन? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्यों कम हुआ? क्योंकि तुमने इस लिक्विड में एक ऐसा सब्सटेंस डाला जो नॉन वॉलेटाइल है, और नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से वो वेपर फेस में नहीं जाएगा। तो क्योंकि वो वेपर फेस में नहीं जाएगा, तो अब अगर मैं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालूं, अब मेरे पास सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर तो एक ही वजह से ही है तो मैं ए से ही रिप्रेजेंट करूंगी, पर ये प्योर नहीं है तो मैंने नॉट का सिंबल नहीं लगाया वहां पे। अब मुझे आप एक बात बताओ कि जब ये यहाँ से यहाँ गया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एवरीवन, पहले मेरे पास ज्यादा मॉलिक्यूल थे जो वेपर में जाएंगे, मेरे पास कम मॉलिक्यूल है वेपर में जो जाएंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में ज्यादा प्रेशर, कम मॉलिक्यूल वेपर में कम प्रेशर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ? क्या ये मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा? येस और नो? येस और नो? तो क्या मेरा वेपर प्रेशर ये डिक्रीज हुआ होगा? और अगर डिक्रीज हुआ होगा तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जब भी मैं एक सॉलिड को लिक्विड में डालूंगी तो मेरी पहली ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि मेरे पास उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर
जाएगा। क्या मेरी ऑब्जर्वेशन रहेगी? यस और नो? आई थिंक सो, एवरीवन इज क्लियर विद इट। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? बेसिकली क्या बोला है? वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन व्हिच आर कनेक्टेड विद दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी कनेक्टेड होती हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या बोल देते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिक रीजन क्या है? रीजन है वेपर प्रेशर का घटना। क्यों वेपर प्रेशर घटा? क्योंकि तुमने एक सॉलिड डाला, और सॉलिड एक क्या है? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, क्या है? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो आई थिंक नाम से तो सभी लोग जानते हैं। पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथी हो जाती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले अच्छा एक और बात, और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंडेंट होती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तुमने कितना सोल्यूट पार्टिकल डाला उसके नंबर पे डिपेंडेंट होती है, नॉट इट डिपेंडेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन के कितने मॉलिक्यूल्स है? डू नॉट मैटर। सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल्स है? डू नॉट मैटर। सोल्यूट का क्या नेचर है? डू नॉट मैटर। किस पे मैटर करता है भाई? सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी सोल्यूट के पार्टिकल्स है केवल उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। ठीक बात, क्लियर बात? चलो, तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ रिलेटिव लोअरिंग। पहला जो है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके। तो मैंने तुमको ये बोला कि जब तुमने एक सॉलिड को लिक्विड में डाला, ठीक है, तो क्या हुआ? पहले तुम्हारा वेपर प्रेशर P0A था, अब तुम्हारा वेपर प्रेशर PA हुआ। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये आपके किसका है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये तुम्हारे उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसमें तुमने BB डाला। ठीक है, तो डिक्रीज हुआ। अच्छा, कितना डिक्रीज हुआ? पहले 10 था, अब 8 हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? 10 - 8 हुआ। तो लोअरिंग कितनी हुई? कितना हुआ लोअर वेपर प्रेशर? ज्यादा में से कम को घटा दो, यानी कि P0A में से A को घटा दो। ठीक है बात? क्या हमें बात को लेकर क्लियर है? अच्छा, मैंने क्या बोला? ये किस पे डिपेंडेंट होती है आपकी? किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है? आपके दैट इज मोल फ्रैक्शन, यानी कि मैं बोलूँ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ये आपकी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? क्या हम इसको बोल सकते हैं यस और नो? इतना बताओ पहले तो, क्या हम लोग इसको इतना बोल सकते हैं? तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ, अगर मैं ये है, अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूँ, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देती हूँ क्योंकि डेरिवेशन वैसे भी आपके पेपर में नहीं आएगी। तो P0A रिलेटिव, रिलेटिव किसके है? मैं ओरिजिनल वाले से कंपेयर, ओरिजिनल कितना था? P0A। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट पे। किस पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ एप्लीकेबल होती है किसके लिए? फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस। हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए इसको लेके चलते हैं, और अगर कोई सोल्यूशन डाइल्यूट है दैट मीन्स कि सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट की मात्रा कम है, तो क्या मैं सोल्यूट को इग्नोर कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। तो जो मेरा फाइनल फॉर्मूला फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन आता है वो क्या आता है? P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला फाइनल क्या हो जाएगा? एक बार दोबारा से लिख लेंगे। फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA, जिसको आप क्या लिख सकते हो? WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है, मैं इसको सब कुछ आप लोग के लिए एक बार लिख देती हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे क्या है। ठीक है, सो इफ आई राइट इट आउट तो आई वुड राइट कि P0A क्या है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ योर मिक्सचर। ठीक है, दिस इज द गिवन मास ऑफ योर सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास of solute. This is molecular mass of solvent, and this is
गिवन मास ऑफ, ठीक है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई अगर आपसे वेपर प्रेशर ऑफ केवल मिक्सचर पूछ ले तो आपको पीए निकालना पड़ेगा और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोलूँ तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं पीए की बात करूँ तो पीए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। ये तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको पीए निकालना है तो पीए घट जाएगा और ये पी नॉट ए में से माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज पी नॉट ए 1 माइनस एन बी अपॉन एन ए। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करना इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स को हम आने वाली क्लासेस में कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है भाई। पहली बात क्लियर है, आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है। चलो आओ अगला उठाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ। अब बात कर लेते हैं, एक चीज समझना, ठीक है। इससे पहले क्योंकि मैं अगली प्रॉपर्टी जो आपको बतानी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको क्या पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, ये वो टेम्परेचर है जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है जब उसके बराबर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाएगा उस टेम्परेचर को वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स में वेपर प्रेशर आपका, फॉर एग्जाम्पल केवल ये ए सोल्यूशन है, ए सॉल्वेंट, ठीक है, और ये आपका ए प्लस बी का सोल्यूशन है, ठीक है, और जिसमें बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर ज्यादा होगा और इसका प्रेशर कम होगा क्योंकि भाई यहाँ पे केवल लिक्विड है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूँ इसका 0.9 ATM वेपर प्रेशर है और इसका ऑब्वियसली कम हुआ होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 0.8 ATM। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ पे। तो आप इसको टेम्परेचर दोगे, आप इसको टेम्परेचर दोगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस कवर करना है वो कितना है 0.1, यहाँ पे जो डिफरेंस कवर करना है वो कितना है 0.2। तो ज्यादा किसको देना पड़ेगा, ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा वाले को देना पड़ेगा ना भाई, इतना कवर करना है तो इसको मेरे को टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, येस और नो? इसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इसको टेम्परेचर कंपैरेटिवली मुझे कम देना पड़ेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर में गैप थोड़ा कम है। तो आपने क्या देखा, जब आपने एक लिक्विड में एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को डाला तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। कौन सा टेम्परेचर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। क्या बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को क्या बोल देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हम लोग क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा दैट इज डेल्टा टीबी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा डेल्टा टीबी। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मैं बोल देती हूँ। पहले मेरा बॉइलिंग पॉइंट टीबी और एक मेरे पास टी नॉट बी। मेरे पास टी नॉट बी इज मेरा प्योर लिक्विड का, ठीक है। अब ऑब्वियसली कुछ इंक्रीज हुआ है यानी कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये इंक्रीज हुआ है यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। याद रखना ये किसके ऊपर आता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये होता है के बी एम के, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक वेंट ऑफ फैक्टर भी आएगा, तो जब हम वेंट ऑफ फैक्टर को पढ़ेंगे तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। एम आपकी मोलालिटी हो जाती है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है टी बी माइनस टी नॉट बी is equals to Kb is your constant and molality क्या होता है, given mass of your solute upon molecular mass of your solute into given mass of solvent in gram तो 1000 से multiply, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसका फॉर्मूला है आपका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जहां पर Tb इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, T नॉट B इज योर boiling point of pure solvent, ठीक है। Kb is your molar elevation constant, Wb is your mass of your, तो ये हो जाएगा mass of solute, ये हो जाएगा molecular mass of solute, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका given mass of your solvent, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी डेल्टा टीबी की बात, ठीक है।
लास्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस फॉर्मूला याद रखना है। स्पेशली सोल्यूशंस के लिए आपको फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए, उसी पे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने होंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फिर आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, इट इज़ दैट टेम्परेचर जहाँ पर आपका जो लिक्विड है वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे, राइट, वो क्रिस्टलाइज होने लगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर मैंने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार वाटर जनरली सॉल्वेंट होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, दैट इज योर 373 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन में पता होना आपको चाहिए क्योंकि ये जनरल आप इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रीजिंग जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, दोनों चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी रहेंगी हमारी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, देखो तुमने जब एक सॉलिड को लिक्विड में डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने का मतलब क्या है, TF और T0F, ठीक है, ये तुम्हारे सॉल्वेंट का है और ये तुम्हारे सोल्यूशन का है। तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स कि भाई ये वाली चीज छोटी है, यानी कि डिक्रीज हुआ तो ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। तो कितना डिक्रीज हुआ, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा क्या है आपका T0F माइनस TF करेंगे, ये आपका आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन ये आपकी मोलालिटी और आपके फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल रहने वाला होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T0F माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन में 1000, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर डेल्टा TF का फॉर्मूला, ठीक है। क्या रहेगा, डेल्टा TF का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको दो कांस्टेंट दिए, ठीक है, एक मैंने आपको कांस्टेंट दिया क्या, KF और KB, ठीक है, KF और KB, याद रखना ये दोनों कांस्टेंट किस पे डिपेंडेंट होंगे, ओनली सॉल्वेंट। तुमने अगर सॉल्वेंट को बदला नहीं तो KF KB नहीं बदलेगा, डिपेंडिंग चाहे तुम कुछ और कोई भी चेंजेस करो, केवल ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और जितनी भी प्रॉपर्टी है, जैसे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू जो आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज KBM और डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM, दोनों में एक मल्टीप्लाई होता है फैक्टर I, जिसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, और इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। बट वेंट ऑफ फैक्टर अगर मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूं, ये आपको सल्यूट के बारे में बताता है कि सल्यूट के कितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई सल्यूट आपका एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सल्यूट है, मतलब कि वो ब्रेक डाउन करेगा या जुड़ जाएगा, तो उसके लिए आपका जो इसका फॉर्मूला रहता है वेंट ऑफ फैक्टर का, वो होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर ब्रेकिंग या जॉइनिंग अपॉन में नंबर ऑफ आयंस बिफोर, ठीक है। तो मतलब इसको वैसे हम उठाएंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट फॉर्मूला कंप्लीट वेंट ऑफ फैक्टर के साथ होगा, ये बात आप एक बार समझ लेना, ठीक है भाई। चलिए, ओके, सो ये हो जाता है। और लास्टली हम बात कर लेते हैं चौथी प्रॉपर्टी की, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको पढ़ना होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस में सबसे पहले तो मैं एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करती हूँ जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो क्या है, कुछ मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देंगे, कुछ को नहीं होने देंगे। तो ऑस्मोसिस में मैं जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल करती हूँ वो ऐसा होता है कि वो सॉल्वेंट को तो अपने थ्रू पास होने देगा पर सल्यूट को नहीं होने देता, ठीक है। तो ऐसा होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जनरली बनता है सेल्यूलोज एसीटेट का। तो पहले हम समझ लेते हैं ऑस्मोसिस क्या है। देखो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है कि लिए आपको मैं एक डायग्राम दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक वो है, ठीक है, इसके बीच में आपने यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। इसके दोनों साइड आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केवल सॉल्वेंट है और यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। सॉल्वेंट फॉर ए है और सोल्यूशन A+B है, जहाँ पे B आपका क्या है, सल्यूट। तो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की, ठीक है, पर आपको डिफाइन करना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो कहाँ से कहाँ तक होती है मूवमेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है यहाँ से यहाँ, समझो, यहाँ से यहाँ, मतलब कि क्या, मतलब कि सॉल्वेंट मूव करे। पहली बात तो मूवमेंट कौन कर रहा है, सॉल्वेंट कर रहा है। कहां से कहां कर रहा है, अब देखो इस रीजन में क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, इस रीजन में सॉल्वेंट कम है, ऑब्वियसली क्योंकि आप प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सल्यूट भी आ गया है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, हाई कंसेंट्रेशन, नहीं, फर्स्ट केस में क्या है,
लो, अगर मैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से कहां मूव कर रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स योर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ योर, उल्टा लिख दिया, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से कहां मूव कर रहा है, आपकी लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा सल्यूट यहां पर तो है ही नहीं, यहां पे कुछ ना कुछ तो आया है, तो मैं क्या बोलूंगी, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। और लास्टली सॉल्यूशन की यहां पे कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि यहां पे सल्यूट है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप तीनों रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो हाई टू लो है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में लो टू हाई है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगेन लो टू हाई है। तो आपको ये तीनों चीजें डिफाइन करनी है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, तीन तरीके से बोल सकते हो, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज योर ऑस्मोसिस। अब इस मूवमेंट को अगर मुझे रोकना है, अगर मुझे ये रोकना है तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर उसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया। ऑस्मोसिस इज व्हेन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम अ मेम्ब्रेन ऑफ प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जा रहा था, आपने देखा ही, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब इस प्रोसेस को रोकने के लिए द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड can be stopped by providing an external pressure and this pressure is called osmotic pressure। इसे क्या बोलते हैं, osmotic pressure। ये डिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे, आपका जो सोल्यूशन है उसकी, और टेम्परेचर पे। तो ये प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के, और जब ये सिंबल हटता है तो गैस कांस्टेंट आता है पाई आर टी। ठीक है, सी आर टी। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंसंट्रेशन इज एन अपॉन वी आर इंटू टी। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आप एक्सपैंड करना चाहो, एन इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, और आर इज योर गैस कांस्टेंट। अगर एटीएम में वैल्यू ले रहे हो तो 0.0821, और अगर आप बार में ले रहे हो तो 0.083। पाई आपका ये फॉर्मूला रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन, इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोम, बड़े मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका होते हैं, ये स्टेबल होते हैं कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, और हम ऑस्मोसिस करते हैं कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, इसलिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप देख लीजिए। अगर मैं नेक्स्ट क्लास की बात करूं तो नेक्स्ट क्लास में हम एक बार ऑस्मोसिस को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस एक बार समझेंगे, और फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट वेंट ऑफ फैक्टर को समझ के चैप्टर को एंड कर देंगे। तो ये नेक्स्ट वीक की क्लास रहेगी, बट कल टुमारो से 4 PM, ठीक है, 4 PM हम लोग क्वेश्चंस करेंगे किस पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, विच इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कल का सेशन आप टाइम से अटेंड करेंगे, और ये नोट्स आप अपने बना के रखेंगे जो आपकी अभी तक की क्लासेस हो गई हैं, ताकि आप चीज़ों को बेटर कनेक्ट कर पाओ। ठीक है भाई, अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप चाहते हो, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो CUT और क्लास 12 के लिए, तो आप एम्बिशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड Y513 ऑन द ADA 247 ऐप। कोई और डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो कमेंट में, एंड यू कैन यूज दिस कोड। 1 साल का ये बैच है, और इसके थ्रू आप लोग चीज़ों को आगे कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।